हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। बचपन में आपने बिल्डिंग ब्लॉक से बहुत खेला होगा। कैसे हम उन्हें जोड़ जोड़ कर नई नई शेप्स बनाते थे और कितना मजा करते थे। तो अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप इस वर्ल्ड में किसी भी चीज को देखते हो, टच करते हो, टेस्ट करते हो, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और वो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी एक तरह के इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इसी को समझने के लिए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम दो लॉज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड इट्स सिंबल एंड एटॉमिक मास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये तीन फिलोसफर हुआ करते थे। ये हैं इंडियन फिलोसफर, जो कि है महर्षि कनाद, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ये दोनों ग्रीक फिलोसफर्स हैं। यहाँ पर जो डेमोक्रिटस हैं वो ल्यूसिपस के स्टूडेंट हुआ करते थे। तो महर्षि कनाद ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि अगर हम किसी भी मैटर को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हम उसको फिर तोड़ नहीं पाएंगे। इतना छोटा कोई चीज बनेगा कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने उस पार्टिकल्स का नाम रखा परमाणु। और उसी सेम टाइम पर, लेकिन वर्ल्ड के किसी और कोने में, यानी कि ग्रीस में, जो ल्यूसिपस हैं और जो डेमोक्रिटस है, इन्होंने कहा इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम। सेम बात इन्होंने भी कही कि हम मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, और उन्होंने उसका नाम रखा एटम्स। एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल। तो यानी उन्होंने फाउंडेशन तो रख दी थी, बट ये उस बात को उस टाइम प्रूव नहीं कर पाए थे। तब एंटोन एल लेवोजियर ने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की, और उन्होंने दो लॉज निकाले ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इनके बारे में अब हम डिटेल स्टडी करते हैं कि ये लॉज क्या हैं। लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद ये लॉज इस्टेब्लिश हुए। और उन्होंने कहा कि जब भी कभी को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो इन लॉज को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 5 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। बट जो ये लास्ट वाले 3 लॉज हैं, ये हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, ये अभी हम नहीं करेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये दो लॉज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि ये क्या होता है। तो इसमें जो रहता है लॉ, जैसे कि इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसमें मास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, कि मान लो A प्लस बी फॉर्म्स C प्लस डी, तो और A प्लस बी दोनों का जो मिलाकर जो मास है, वो हमारे पास अगर 40 ग्राम है, ठीक है, अगर इन दोनों का जो मास है वो हमारा 40 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का भी जो मास आएगा वो 40 ग्राम ही आएगा। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो सबको ही पता है कि जो लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं रिएक्शन के, वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब इसकी डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और इसको हम एक और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि मैटर कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ये 40 का ना तो 45 ग्राम हो जाएगा, और ना ही ये 40 का 35 ग्राम होगा, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर CO2 बना रहे हैं। अगर हमें दिया है 10 ग्राम कार्बन 30 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना रही है, तो हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड, तो कितना CO2 बनेगा, क्योंकि ये 10 ग्राम है, ये 30 ग्राम है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 40 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना आएगा, 40 ग्राम। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हम अब एक एक्टिविटी से भी समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं प्लस सोडियम सल्फेट, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
यहाँ पर हमने वेइंग बैलेंस लिया, इसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब रखी है। तो फ्लास्क के अंदर हमने सोडियम सल्फेट ले लिया Na2SO4, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया CaCl2। अब हमने क्या किया, ऊपर तो कॉक लगा हुआ है, हमने इस कॉनिकल को शेक कर दिया, जिससे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड था और कॉनिकल के अंदर जो सोडियम सल्फेट था वो मिक्स हो गया। तो अब उन्होंने रिएक्ट करके क्या बनाया, सारा का सारा फ्लास्क के अंदर आ गया। तो उन्होंने बनाया कैल्शियम सल्फेट प्लस NaCl, दोनों इसी के अंदर आ गई दोनों चीजें। अब अगर आप वेइंग बैलेंस पे वेट देखो तो यहाँ पर है 300.23 और यहाँ पर भी है 300.23, यानी कि बिफोर द रिएक्शन भी वेट इतना था, आफ्टर द रिएक्शन भी मास इतना था। तो इसीलिए बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन मास रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लॉ। अब चलते हैं दूसरे लॉ पर, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, इस ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड अगर है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम ही प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से उनको बनाया गया हो। मतलब आप कहोगे भाई इसका मतलब क्या है, ये तो आपने हमें बोल दी बुकिश लैंग्वेज, कैसे हमें समझ आएगा। तो मतलब इसका ऐसे है, जैसे है H2O। H2O बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, फॉर्मूला है उसका H2O, यानी कि उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, चाहे उसको किसी भी मेथड से बनाया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वाटर में हमेशा 2 पार्ट्स हाइड्रोजन होंगे और 16 पार्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 ग्राम है। तो दो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो यानी कि एक वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। अब हम अगर इसका रेशियो निकाल लें तो वो हो जाएगा 2:16, या सिंपलर उसमें हम लिखें रेशियो में तो वो आ जाएगा 1:8, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 हो जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट दगाबाजी नहीं कर सकता, कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2। अब यहाँ पर H2 अगर 2 ग्राम है तो दो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 ग्राम हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम होता है तो दो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 32 ग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रेशियो हो गई इनकी, 4 ग्राम रेशियो 32। तब भी इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगी, 1:8। यानी कि ये कितने भी मासेस में रिएक्ट करे, इनकी जो रेशियो आएगी दैट रिमेन फिक्स्ड। इसी को बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। अब इसके लिए हम एक और देख लेते हैं एक्टिविटी। तो ये तो हमारी बेसिक है कि 2 एटम्स हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, एक ऑक्सीजन चाहिए होता है, तब एक पानी बनता है। लेकिन मान लो अगर 4 ऑक्सीजन के साथ कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन अगर दो के साथ एक ऑक्सीजन चाहिए तो चार हाइड्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ तो हमें दो ही ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बाकी दो ऑक्सीजन का क्या करेंगे, तो ये जो दो ऑक्सीजन है इसने दगाबाजी कर दी, अब वो फालतू आ गई, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो आ जाएगी लेफ्ट ओवर में। तो उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ दगाबाजी करने का। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ ही मिलेंगे, बाकी के दो जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट ओवर्स रहेंगे, वो रिएक्शन में एज इट इज रह जाएंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब मान लो उसको भी, हाइड्रोजन को भी गुस्सा आ गया, अब अगर वो दगाबाजी कर जाए तो वो फालतू आ जाए तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के लिए तो हमें कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। तो ये दो फालतू आ गए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन फालतू आ गए, तो ये भी रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 रिएक्ट करेंगे, ये दो जो होंगे ये लेफ्ट ओवर की तरह काम करेंगे। भाई साहब अब ये भी पछताएंगे कि हमने दगाबाजी क्यों की। ठीक है, तो दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए हैं दोनों लॉज। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ढंग से पढ़ लेना इसको। इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉल्टन।
उन्होंने अब एटम्स के बारे में अपने विचार दिए थे। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैटर की कोई भी चीज, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सभी चीजें जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनती हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम्स का। यही सेम चीज हमें महर्षि कनाद, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने भी पहले कहा बताई थी, लेकिन वो उसे प्रूव नहीं कर पाए थे। अब इन्होंने एटम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए, जिसे उनके पोस्टुलेट्स कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि उनके पोस्टुलेट्स क्या थे। तो बेसिकली ये 6 पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट पोस्टुलेट था एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, वही कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यही महर्षि कनाद ने भी बताया था कि हम अगर एक मैटर को तोड़ते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उसके बाद हम उसको नहीं तोड़ सकते, तो यानी कि वो इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है। और ये जो आपका पोस्टुलेट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी था टोटल मास जो लेफ्ट साइड पे होगा वही टोटल मास राइट साइड पे होगा, यानी कि ना तो ज्यादा मास आ रहा है और ना ही कम आ रहा है, यानी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच पोस्टुलेट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई एक एलिमेंट है, मान लो कि कार्बन है, उसका अगर हम 2 एटम्स ले लें, 3 एटम्स ले लें, 4 एटम्स ले लें, तो उनका जो मास होगा वो सेम होगा। ठीक है। जैसे ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, अगर हम 2 कार्बन ले रहे हैं तो इन दोनों कार्बन का जो मास होगा वो 12 ही होगा, ये उनका कहना था। ठीक है। तो चाहे हम हजारों कार्बन ले लें, सबका ही जो मास होगा वो सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मान लो एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट होगा, तो इनका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे हमने H2O में पढ़ा था कि H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, यानी उसकी जो रेशियो होती है वो 2:1 होती है। तो दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो यही हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी था कि वो हमारा फिक्स्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये भी हमारा इस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि इसका भी क्या मतलब है? नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, कि वाटर में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहेंगे, और हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन है तो वो उतने ही रहेंगे। तो यानी नंबर 5 और नंबर 6, ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं दे आर कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, तो वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अब उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला, तो डाल्टन जी ने कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो बताती है कि एटम्स को भी तोड़ा जाता है, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज। तो ये वाला जो इनका पोस्टुलेट था वो यहाँ पे फेल हो जाता है। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर एक एलिमेंट सेम है तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। बट अब ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनमें जिनका सिंबल तो सेम होता है बट उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स। जैसे कार्बन के अब 2 आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, एक में कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास और एक में कार्बन का 14 होता है। तो आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। जैसे ये हो गया कार्बन 12 और कार्बन 14। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पर एक में 1 है इसका एटॉमिक मास, एक में 2 है और एक में 3 है, यानी तीनों ही हाइड्रोजन्स हैं, बट
their atomic masses are different. तो ये भी isotopes हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी. बट अब ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि वो डिफरेंट होते हुए भी उनके मास नंबर सेम है, जिन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स. क्या कहते हैं उन्हें हम? आइसोबार्स. तो आइसोबार्स के बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था. तो विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद वन ऑफ हिज पोस्टुलेट. अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसके हमारे एग्जाम्पल हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. ये तीनों ही, इनके सिंबल्स अलग अलग हैं, यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इनके मास नंबर देखें, इसका आर्गन का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है. तो दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम मास नंबर्स. तो ये वाला भी जो पोस्टुलेट था वो यहाँ पर उनका फेल हो गया था. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. तो अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है. एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है रिएक्टेड विद सी ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. यानी कि ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड. सॉरी, ये कार्बोनेट है यहाँ पर, इथेनोइक नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये आपके रिएक्टेंट्स हैं. अब ये मिलकर क्या बना रहे हैं दोनों, बताओ मुझे. तो यहाँ लिखा है द प्रोडक्ट्स वर CO2, H2O एंड सोडियम इथेनॉइड. तो ये तीनों जो हैं ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. अब हमें सबका जो है मास भी गिवन है. शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर ऑल इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ये है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम है इथेनोइक एसिड. इन दोनों को हमने टोटल कर लिया, आगे हमारे पास 11.3 ग्राम. ऐसे ही हम प्रोडक्ट्स का टोटल मास निकाल लेंगे. सोडियम इथेनोइट इज 8.2 ग्राम, CO2 इज 2.2 ग्राम एंड H2O इज 0.9 ग्राम. इन तीनों का टोटल किया तो भी हमारे पास 11.3 आ गया. यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. Therefore, the given observation are in agreement with the law of conservation of mass. Clear है? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो अब एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जो कि दूसरे लॉ पर है, which is law of definite proportion. अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. ये हमने ऑलरेडी किया है. तो what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अगर 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन. तो अगर 3 ग्राम होगा, ये 3 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? इसको हम अगर 3 से इंटू कर दें तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? तो इसको भी हम 3 से इंटू कर देंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा 24 ग्राम. ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्ट करते हैं ये सिंपल होल नंबर रेशियो में करते हैं. अगर 1 हाइड्रोजन के लिए 8 ऑक्सीजन चाहिए तो 3 के लिए कितनी चाहिए? तो हम दोनों साइड जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम चाहिए. तो यही हमारा आंसर आ गया. तो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 24 ग्राम. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. जैसे कि हम पहले भी एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही पॉइंट्स हैं कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. Atoms are very small and can't be seen with microscope. और atom is the smallest particle which take part in chemical reaction. कि सबसे छोटा जो होता है वो एटम ही होता है जो पार्टिसिपेट करता है. ये पॉइंट एक डिफरेंट है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट मेजर्स इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर्स. और सबसे छोटा एटम जो कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन इज दिस 0.037 नैनोमीटर्स. अब एटम्स का साइज इतना छोटा है, हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं, टच भी नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं,
फिर भी हम उनको स्टडी कर रहे हैं। क्यों है हम इंटरेस्टेड उनको स्टडी करने में? क्योंकि मैटर की कोई भी चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो इसीलिए उनकी स्टडी करना जरूरी हो गया। अब हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे वाटर, वाटर था H2O, जिसमें हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो दो एलिमेंट आ गए उसमें, तो वो हमारा कंपाउंड हो जाता है। अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब मत बोलना कि मैम हमें एलिमेंट और कंपाउंड में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? तो अब हम इनके सिंबल्स कर लेते हैं। सिंबल्स कैसे लिखें? अब सबको ये आता है कि हम सिंबल्स कैसे लर्न करें एलिमेंट्स के, ठीक है? तो उसके लिए भी कुछ रूल्स थे। सबसे पहले था डॉल्टन, जिसने इन सिंबल्स को यूज किया था, ठीक है? फिर बर्जीलियस ने बताया कि जो सिंबल्स होते हैं वो 1 या 2 लेटर से बनते हैं ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन में 1 लेटर है, हीलियम में 2 लेटर्स हैं, तो 1 लेटर भी हो सकता है और 2 लेटर्स भी हो सकते हैं। और ये अप्रूव कौन करता है? इनके सिंबल्स आईयूपैक अप्रूव करती है। अब लिखते टाइम जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी कैपिटल, और जो सेकंड लेटर होता है वो आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। हीलियम जो होगा वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है? तो हमेशा जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होना चाहिए। इसमें अब कुछ सिंबल्स तो हमारे जो हैं इंग्लिश नेम से आए हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H आ गया, हीलियम का HE आ गया। अब तुम कहोगे सोडियम का तो SO होना चाहिए, Na क्यों है? तो कुछ जो नेम्स हैं, कुछ जो सिंबल्स हैं, वो उनके लेटिन नेम या ग्रीक नेम से आए हैं, लेटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से। यहाँ पर सोडियम का जो लेटिन नेम होता है वो होता है नेट्रियम, ठीक है? तो नेट्रियम से Na आया है। ऐसे ही आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो होता है फेर्रम, फेर्रम से Fe आया है। पोटेशियम का केलियम होता है तो उसका K आया है। तो जरूरी नहीं है कि सब इंग्लिश नेम से ही आए, कुछ लैटिन नेम से हैं, कुछ ग्रीक नेम से हैं और कुछ आपके जर्मन नेम से हैं, ठीक है? तो ये हमारे फर्स्ट 2 लेटर्स जो होते हैं वो उनके नेम से लिए जाते हैं। अब सबको प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे लर्न करें। तो सबसे पहली बात, आपने सिर्फ पहले 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, वो ही बहुत हैं आपके लिए, ठीक है? तो पहले 20 एलिमेंट, ये 1 to 10 ये रहे, 11 to 20 ये रहे, आपने ये लर्न करने हैं। तो इनको लर्न कैसे करें, ठीक है? तो उसके लिए भी अब दिक्कत है कि कैसे लर्न करें, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए भी एक ट्रिक देती हूँ हमको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 10 एलिमेंट्स की ट्रिक देख लेते हैं। तो ये होती है हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय, H से हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, Li लिथियम, बी बेरिलियम, बी बोरॉन, सी कार्बन, न्यूज से नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे से फ्लोरीन, नाइट से नियोन। तो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। अब 11 to 20 के लिए भी एक और ट्रिक देते हैं। अब वो क्या है? वो है ना मांगो आलोक से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना मतलब सोडियम, मांगो मतलब मैग्नीशियम, आलोक मतलब एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पेप्सी से फास्फोरस, सोडा सल्फर, कोला क्लोरीन और आर्गन, काजू मतलब पोटेशियम, कतली मतलब कैल्शियम, ठीक है? तो इससे अब लर्न हो जाएगा। अब हो गया ना काम आसान। तो अब आप फटाफट से ये 20 एलिमेंट्स और उनके सिंबल अच्छे से लर्न कर लेना। अब है हमारा टॉपिक एटॉमिक मास। कब से हम एटम 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 ही पढ़े जा रहे हैं, अब उसका कुछ मास भी तो होगा। तो उसी एटम के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 1 आलू दे दो, 2 आलू दे दो। तो हम बोलते हैं कि 1 किलो दे दो, 2 किलो, ताकि उसको जो वेजिटेबल सेलर है उसको भी आसानी हो तोलने में कि उनको कितना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 1 आलू अगर हम बोलेंगे तो वो तो अलग अलग साइज का होता है, किसी का वेट कितना होगा, किसी का कितना होगा, तो वो रेट किस हिसाब से लगाएगा। तो किसी भी चीज को तोलने के लिए यूनिट की जरूरत होती है।
तो जैसे सॉलिड्स को हम किलोग्राम में लेते हैं, लिक्विड्स हम लीटर्स में लेते हैं, दूध अगर हम लेते हैं तो वो लीटर्स में लेते हैं। तो एटम को भी तोलने के लिए उसकी एक यूनिट होगी। तो उसकी यूनिट क्या होगी? अब उसके यूनिट को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम इसको लिखते थे एएमयू में, जैसे किलोग्राम को केजी में लिखते हैं वैसे हम एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू में लिखते थे। बट अब जो है आयुपैक ने एएमयू की जगह यू कर दिया है, तो हम अब उसकी यूनिट लिखते हैं यू की टर्म्स में। तो पुरानी बुक्स में आपको एएमयू मिल सकता है, लेकिन अब जितनी भी नई बुक्स होंगी वहां पर आप यू देखोगे। अब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को निकालने के लिए। जैसे अगर हम सब्जी लेने जाते हैं बाहर, तो जो वेजिटेबल सेलर होता है वो कैसे तोल के देता है? तराजू पर। तो वो एक साइड जो है वो बट्टे रखता है, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, और दूसरी साइड वो आलू रखता है। यानी कि आलू को तोलने के लिए उसको कोई ना कोई चीज कंपैरिजन के लिए चाहिए होती है जिस पर वेट लिखा होता है। तो अब हम एटम्स को तोलने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो वो जो है वो है हमारा कार्बन 12 आइसोटोप। यहाँ पर जो बट्टे हैं वो हमारे कार्बन 12 होते हैं। ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है? ये इस तरह से, एक साइड हम कार्बन रखते हैं और दूसरी साइड हम जिस भी एटम्स का हमें वेट करना होता है वो रखते हैं। अब कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12 होता है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं 12 इक्वल पार्ट्स में। ये हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया और इसको वेट किया, तो ये अब बराबर आ रहा है 12 ग्राम और ये 12 ग्राम, यानी कि हर जो इसका पीस है वो 1 ग्राम का हो गया। ठीक है। तो हमने इसको छोटे छोटे बट्टों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि अगर मान लो किसी को 12 ग्राम नहीं चाहिए, उसके 10 ग्राम चाहिए, तो हम कैसे तोलेंगे कार्बन से? तो इसीलिए हमने उसको तोड़कर एक एक ग्राम के बट्टों में रख लिया, ताकि हमें जितना भी वेट निकालना हो किसी दूसरे एलिमेंट का तो हम इजीली निकाल सकें। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं 1 AMU और U इक्वल्स 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 का जितना मास होगा उसका 1/12 के इक्वल 1 AMU होगा। क्योंकि ये 12 ग्राम का होता है कार्बन, कार्बन का हमने 12 हिस्से कर दिया, तो एक हिस्सा कितने का होगा? 1 AMU का होगा। और अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो वो जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, आप इसको अभी छोड़ सकते हो। अब मान लो हमने किसी एलिमेंट को वेट करना है। ठीक है। अब हमने यहाँ ऑक्सीजन का वे करना था, तो हम कैसे करें? हमने पहले एक रखा, फिर दो रखे, तीन रखे, तो ऐसे हम रखते गए रखते गए रखते गए। तो यहाँ पर हमने 16 जो है ऐसे बट्टे रखे, तब जाकर वो बराबर हुआ तराजू में। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 16 आ गया, 16 AMU। ठीक है। ऐसे ही हमने सोडियम का देखा, एक तरफ सोडियम रखा, एक तरफ हम ये रखते गए कार्बन के बट्टे। तो अब रखते गए रखते गए रखते गए, तो जब हमने यहाँ पर 23 रखे तब जाके इन दोनों का बराबर आया। तो यानी कि जो सोडियम का मास है वो 23 AMU होगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग कार्बन 12 एज द रेफरेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन का 1U है, ये तो इसका एक बट्टा जो है वो हाइड्रोजन के इक्वल आया था, तो इसीलिए हाइड्रोजन का आ गया 1U। कार्बन का तो हम पढ़ ही रहे हैं वो 12U है, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का हमने अभी देखा 16U, सोडियम का भी अभी देखा 23U। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी लर्न करने हो, तो अब वो कैसे लर्न करें? भाई इतना सब कुछ लर्न करना पड़ता है तो दिमाग खराब हो जाता है, तभी तो हमें केमिस्ट्री टफ लगती है। तो अब उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक दे देते हैं भाई। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि वो जो एलिमेंट है वो इवन है या ऑड है, यानी कि उसका जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। हम 20 एलिमेंट्स ही करेंगे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, क्योंकि वही आते हैं आपके कोर्स में। तो अगर हम अब मान लो यहाँ पर आपका कार्बन ले लेते हैं। कार्बन जो होता है वो आपका 6 नंबर पे आता है। हाय हेलो लिसन, BBC, यानी C फॉर कार्बन। तो वो किस पोजीशन पे आया? 6 पर आया। अब ये इवन है या ऑड है? 6 तो इवन होता है, तो ये इवन होगा। अब हम उसको 2 से इंटू कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 12, यानी कि कार्बन का क्या आ गया? 12। ऐसे ही अगर हम एक ऑड का देख लेते हैं,
ऑड नंबर में हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम आता है 11th नंबर पर, तो हम यहाँ पर करें 2 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 23। तो यहाँ पर सोडियम का कितना है एटॉमिक मास 23U है, तो यानी कि ये मैच हो रहा है। अब इस तरह से हम सारे एटॉमिक मासेस लर्न कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी। उनके अलावा आप किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसके एक्सेप्शंस हैं हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है, ठीक है, तो इसका कितना होना चाहिए, और ये आपका ऑड है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 3 आना चाहिए था, बट इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। ऐसे ही बेरिलियम जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है, हाई हेलो लिथियम BBC, तो ये 4th नंबर पे आता है। 4 नंबर पे आएगा तो ये इवन है, तो ये 2 इंटू 4 8 होना चाहिए, बट इसका एटॉमिक मास 9 होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा 7th नंबर पे आता है, तो ये हमारा ऑड है, तो ये आना चाहिए 2 इंटू 7 प्लस 1 यानी कि 15, लेकिन ये 14 होता है। ऐसे ही आर्गन हमारा 18 पर आता है जो कि है इवन, तो 2 इंटू 18 36 होना चाहिए, बट इसका 40 होता है। तो ये चार जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं, इसके अलावा हम बाकी किसी के भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो यहीं तक हम आज का चैप्टर खत्म करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना हिचक के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।